जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम एमटी मेंस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो भी अब आपने दिया। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, वो बोला गया कि ए माउस एंटर इन ए होल बाय ए कर्व्ड पाथ। द कर्व्ड पाथ इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ माउस इज ऑलवेज 53 डिग्री विद द वेक्टर जॉइनिंग द माउस टू द होल। तो समझ में आ रहा है कैसे भी जाए, अगर आपको पता है कि हमेशा होल से इसके मोशन को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा वेलोसिटी से, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है सवाल के अंदर। दिस डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोल रहे हैं, इज टाइम कितना लगेगा आपके पास में? टाइम लगेगा 12 डिवाइड बाय v cos 53 डिग्री। इतना टाइम लगेगा आपके पास, मतलब क्योंकि आपको पता है अलोंग द लाइन तो ये वेलोसिटी है, तो अलोंग द लाइन अगर ये वेलोसिटी है तो इतने टाइम के अंदर पहुंच जाएगा। तो अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, इज v मल्टीप्लाई टाइम 12 डिवाइड बाई वी cos 53 डिग्री। तो इस v ने इसको मार दिया, तो यहाँ पे अगर 12 cos 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? cos 53 हो गया, दिस इज 3/5, दिस इज 20 मीटर। तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में चल रहा है, ये सब डायरेक्ट सेंटीमीटर का था आपके पास में, तो सेंटीमीटर आ गया। तो पहले का आंसर हो गया आपके पास में 20। फिर बच्चों अगर अपने सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें, सेकंड में क्या बोला गया, विंड एंटरिंग इन ए विंड मिल विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है आपको विंड की 20 मीटर पर सेकंड, एरिया गिवन है, एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू 9.3 डिवाइड बाय 8 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसी डेंसिटी गिवन है। और एफिशिएंसी भी गिवन है, किस एफिशिएंसी से कन्वर्ट करता है, दैट एफिशिएंसी 33.3%। देन द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस बाय द विंड मिल कितना होगा वो पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जो एयर की थी वो आके उसमें यूज हो रही है, वो देखेंगे थोड़ा, तो कितना आता है, हाफ एम को क्या देते हैं, रो ए वी, ये मास आ गया आपके पास में, मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ये आपके पास है बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास में 1 सेकंड में इस विंड मिल के पास जा रही है। तो आपने बोला इससे कितना परसेंट, 33%। तो आप बोलेंगे इसका 33% अगर आप देखेंगे 33 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/2, रो की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए रो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 9.3 डिवाइड बाय 8, एरिया की वैल्यू कितनी 10, और v क्यूब कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया आपके पास में। क्लियर? अच्छा, ये आपके पास में अब इतनी पावर आपके पास में प्रोड्यूस हो गया। थोड़ा देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इन दो जीरो ने इनको उड़ा दिया, यहाँ पे आपके पास में 1 2 और 3, ये यहाँ पे साफ हो गया, तो इसकी जगह सिर्फ 100 लिख दीजिए आप, क्योंकि 8 था यहाँ पे आपके पास में। और देखिए और कुछ कट के आ रहा है क्या, ये तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15.5 किलो। यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये आप कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम बच्चों क्या है आपके पास में, डेंसिटी वर्सेस रो का कर्व है, सॉरी इंटरनल एनर्जी वर्सेस डेंसिटी का कर्व है, ऐसा कुछ कर्व इसमें बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, 1 मोल गैस आपके पास में डायटोमिक है, और कितने मोल है आपके पास में, 1 मोल की बात हो रही है। बी ए पार्ट की बात हुई, एक कर्व में इसको बोला गया दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, और यहाँ पे ऐसे कुछ करके जा रहा है। वैल्यूज भी गिवन है, ये वाली इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे 2 जूल, और यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों आपके पास में, दिस इज 37 जूल। चाहिए क्या वो देखते हैं, दैट इज 37 जूल। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस बीए, आपके पास में W जूल है, तो W की वैल्यू कितनी है वो सब थोड़ा जानना चाह रहे हैं, देखते थोड़ा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर रहा हूं तो U मल्टीप्लाई रो क्या है, कांस्टेंट है। U क्या होता है, U तो इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, तो आप क्या बोल रहे हैं टेम्परेचर, और ये हो गया मास बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। सही, ये कैसा प्रोसेस हो गया बच्चों, आइसोबारिक हो गया। अगर ये आइसोबारिक हो गया तो आपको डेल्टा यू जो गिवन है, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T, और इसकी वैल्यू कितनी है 35। और अगर आप यहाँ से डेल्टा क्यू निकालें वो कितना है, NCP डेल्टा T, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, इसको कुछ क्यू लिख दिया, अब दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो क्या आएगा CV डिवाइड बाय CP इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय Q। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, डायटोमिक गैस है ना, दिस इज बिकम 5/2R, और ये कितना बन गया 7/2R, 35 डिवाइड बाय Q। तो यहाँ पे इस Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 49 की।
तो इतनी हीट आपने दी, पर हमें हीट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स से देखें, दैट इज Q इज इक्वल टू U प्लस W, तो डेल्टा U प्लस W, तो Q की वैल्यू 49, डेल्टा U की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास में 35, प्लस वर्क डन आप यहाँ से निकाल दीजिए, कितना वर्क डन आएगा आपके पास में, दिस इज बिकम 9, तो आपके पास में 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, दिस इज रॉन्ग ना, नहीं दिस विल बी 14, मैंने गलत कर दिया, दिस विल बी 14 जूल। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे 49 माइनस 35, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 14 जूल आ जाएगा, तो आपके पास में 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, आपको क्या बोला गया, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में पूछना चाह रहा है, ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर इफ द फ्रिक्शन इज इनफ टू स्टॉप स्लिपिंग। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ऐसे डिस्क बना दी, इस डिस्क का मास कितना है आपके पास में 1 kg, और रेडियस गिवन है आपको r मान लीजिए कुछ, और सेंटर से कुछ यहाँ पे कितनी डिस्टेंस के ऊपर, r/2 दूरी के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 75 न्यूटन फोर्स आपने लगाया। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, तो आपको पता है कि यार ये आगे जाएगा और साथ में घूमेगा, तो ऐसे घुमाना है, तो ऐसे फ्रिक्शन कुछ पीछे की तरफ लगेगा आपके पास में, बिकॉज ये तो ऐसे घुमा रहा है ना, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो आप कह रहे हैं पहली इक्वेशन लिखिए F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m। सेकेंड इक्वेशन में देखिए यूनिफॉर्म डिस्क है, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज F स्मॉल f मल्टीप्लाई r माइनस कैपिटल F r/2 इज इक्वल टू I अल्फा, दैट इज a/r। ये यहाँ पे r r r और ये यहाँ पे पूरा साफ हो गया। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बच्चों, दिस विल बिकम f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल M, और यहाँ पे क्या बन, दिस इज 2f माइनस कैपिटल F इज इक्वल टू M। ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। सही, इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है सवाल के अंदर। ठीक है, थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये से साफ हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, f इज इक्वल टू 3m। f की वैल्यू क्या है बच्चों, f की वैल्यू है 75 न्यूटन, 75 इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 1, और a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, तो ये आ गया 25, a आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमें a नहीं चाहिए, हमें चाहिए अल्फा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, a/r, r की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों फोर्थ प्रॉब्लम के अंदर, सॉरी फोर्थ होगा, फिफ्थ प्रॉब्लम में चलते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, द वर्टिकल वाटर टैंक शोज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्लोज्ड एट द टॉप एंड इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन इट इज 4.5 मीटर फ्रॉम बॉटम। ठीक है, द एम्प्टी स्पेस ऑफ लेंथ L कंटेन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो गिवन है, उसको आइडियल गैस मान लीजिए। देखिए सवाल में क्या आपके पास में, जब ऐसा था यहाँ पे कुछ ये इसका ओरिफिस था और ये अभी ब्लॉक है, इसको ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे जो पानी था वो कितनी हाइट तक था आपके पास में, दिस इज एट 4.5 मीटर, और यहाँ पे जो एयर था आपके पास में वो कितनी लेंथ में था, L लेंथ में एयर था, इसका प्रेशर कितना था, P0 था। अब देखिए जैसे जैसे पानी नीचे आना शुरू होगा तो ये तो एक्सपेंड कर रहा है ना, इसमें जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, तो ये आपके पास में कुछ कितना नीचे आ गया 0.5, मतलब अगर ये यहाँ पे कुछ 4 मीटर आ जाता है, 0.5 मीटर मतलब नीचे आ गया, तो यहाँ का प्रेशर पहले P0 था तो कुछ P' हो जाएगा आपके पास में। ठीक, तो आपसे यही पूछा गया कि ये लेंथ L कितनी थी इनिशियली, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मानते ये प्रेशर कुछ P' है आपके पास में, यहाँ पानी बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब पानी बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि यहाँ का जो प्रेशर होगा आपके पास में वो कितना बन गया, वो P0 बन गया होगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, P' प्लस रो जी 4 मीटर इज इक्वल टू P0। सही, प्रेशर बैलेंस हो गया आपके पास में, तो वेलोसिटी का टर्म कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P0 हो गया होगा। तो यहाँ ऊपर चल के P' प्लस रो जी 4 मीटर इज इक्वल टू P0। अब P' के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आपको पता है कि भी जो प्रोसेस रहेगा आइसोथर्मल रहेगा आपके पास, बिकॉज हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे इनिशियल PV, इसका क्वेश्चन ये मान ये P1 V1 हो गया, P2 V2 क्या होगा P', और फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम है A, और ये बन गया L प्लस 0.5। सही,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैस था ये एक्सपेंड कर गया आपके पास में, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो इतना प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे लिक्विड निकलना बंद हो गया, मतलब यहाँ का प्रेशर पी नॉट के बराबर हो गया आपके पास में। अब इसका अगर ऐसा सीज हुआ है तो प्रोसेस आइसोथर्मल रहा होगा, बिकॉज हीट तो आपके पास फ्लो कर सकता है, लिक्विड है, हीट बाहर निकल सकता है। तो आपने बोला सर आइसोथर्मल प्रोसेस था तो प्रेशर तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, मैंने कहा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P नॉट और इनिशियल वॉल्यूम था AL, फाइनल प्रेशर P डैश, और ये हो गया ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। इस A ने इसको मार दिया, P डैश की वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो क्या बन गया P नॉट इज इक्वल P नॉट L इज इक्वल टू P नॉट माइनस 4 रो G, P नॉट माइनस 4 रो G मल्टीप्लाई L प्लस 0.5, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो आप कहेंगे इज P नॉट L इज इक्वल टू P नॉट L प्लस P नॉट बाई 2 माइनस 4 रो GL, और ये बन गया आपके पास है माइनस 2 रो G, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक, इसने इसको मार दिया। तो यहाँ पे ये L की टर्म ठीक है आपके पास में, ये थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन है आपके पास में। सॉल्व करें तो हमें तो L की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 रो G, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे बन गया 4 रो GL, P नॉट की वैल्यू 10⁵ डिवाइड बाई 2 माइनस 2, रो की वैल्यू होगी 1000 और यहाँ पे G की वैल्यू कितनी मान लीजिए 10 मान लीजिए। यहाँ पे भी सेम रो की वैल्यू काट देते हैं तो यहाँ पे तो बचेगा 100, यहाँ पे पूरा पूरा साफ हो गया। G से काटा तो एक ये उड़ गया, एक ये उड़ गया आपके पास में। तो यहाँ पे L अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो ये बन गया 3 डिवाइड बाई 4, दैट इज 0.75, दैट इज 0.75 मीटर। पर आपसे किसने पूछा सेंटीमीटर में, तो जवाब हो जाएगा दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो इसमें आसान था, बस आपको ये देखना है कि जब वो गैस को आपने एक्सपेंड किया, वो जो एटमॉस्फेरिक गैस थी, तो एक्सपेंड होने से उसका प्रेशर कम हो गया और वो ऐसा हो गया कि आप यहाँ तक पहुंचे तो प्रेशर बैलेंस हो गया। प्रेशर जब बैलेंस हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी आ ही नहीं सकती, तो फिर बर्नौली फेल हो जाएगा ना। बर्नौली प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो गया आपके पास में, यहाँ का प्रेशर P नॉट प्लस रो GH करे तो P नॉट के बराबर आ जा रहा है। तो फिर अगर आप ये वाली टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ वेलोसिटी 0 आएगी, तो इस वजह से पानी वहाँ पे मोशन उसका सीज हो गया। तो 6th प्रॉब्लम की बात की गई आपसे, आपको बोला गया फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द ग्राफ बिटवीन PV एंड V कैसा होगा। PV वर्सेस V पूछ रहा है ना, वो वर्सेस V, थोड़ा देखते हैं। मुझे पता है एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा क्या रहता है आपके पास में, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा PV, अगर आप एक अलग निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vm-1 इज कांस्टेंट, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास। तो अगर आप देख रहे हैं ये वाली टर्म क्या बन गई, ये वाली टर्म बन गई y, और ये क्या बन गया x की पावर कुछ ना कुछ है आपके पास में, दिस इज कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास में स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि ये वाला कर्व, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता आपके पास में किसी भी कंडीशन में। अगर आप देखेंगे m की वैल्यू, आपको पता है कि m की वैल्यू हमेशा आपके पास में जो रहती है मोनोटोमिक गैस के लिए कितनी आती है, m की वैल्यू 5/3 आती है, 7/5 आती है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में ऐसा नहीं होगा कि ये वाली वैल्यू कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ -1 बन जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन कुछ आपके पास में ऐसा ही, मतलब कुछ पॉजिटिव पावर में ही रहेगा आपके पास में, नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाता फिर स्ट्रेट लाइन के टाइप बन जाता, तो रहेगा ऊपर ही आपके पास में, तो कुछ कर्व जैसा बनेगा आपके पास में। तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगा, कर्व दिखाई देगा, इस वजह से आप बोलेंगे फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। अगर ऐसा होता है ये नीचे चला जाता है ना आपके पास में, तब जाके हो सकता है कुछ हाइपरबोला बन जाए या फिर कुछ और फंक्शन बन जाए, पर m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास में। तो ये कुछ कर्व बनना चाहिए, या कुछ बन गया yx टू द पावर कुछ 0.5 0.23 का फंक्शन कुछ बनेगा, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सेकंड आपके पास से मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर आप 7th प्रॉब्लम के पास में, बच्चों अगर आप 7th प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आपको क्या बोला गया, एक लाइट का सोर्स है, उसको यहाँ पे ऐसे ओरिजिन पे रखा गया 0,0 पे लाइट का सोर्स है, और ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू a, x यहाँ पे कुछ a मान लीजिए, यहाँ इसको फिक्स कर लिया, तो ये पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू a के अलोंग मूव कर रहा है, एंड इट शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे ऐसे y इज इक्वल टू b के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन बना ली और यहाँ पे इसकी कुछ शेडो बन गई। देन इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ शैडो इज x नॉट, मान लीजिए पार्टिकल कहीं यहाँ पे था आपके पास में ना, गिवन पोजीशन पे यहाँ पे था, ये शैडो कहाँ बन रही होगी बच्चों, इसकी शैडो कुछ यहाँ पे बन रही होगी आपके पास में, यहाँ पे शैडो बन रही होगी। तो इससे क्या हुआ, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ शैडो इज x नॉट, ये पूरी वैल्यू कितनी है आपके पास में x नॉट, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ये वाली वैल्यू कितनी बोल दी इसने, y नॉट बोल दी। तो आपसे पूछ रहा है कि y नॉट वर्सेज x नॉट की ग्राफ कैसा बनेगा, ये सब पूछना चाह रहा है। थोड़ा देख लेंगे सॉल्व करके इसको।
ये वाली दूरी आपके पास में ए आ गई ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से अगर आप देखेंगे दैट इज ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो मैंने बोला टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, टेन थीटा आ गया वाई नॉट डिवाइड बाई ए। ठीक, ये वाला एंगल थीटा आ गया, तो ये वाला एंगल में कितना थीटा आएगा, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, तो कितना आएगा आपके पास में, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज वाई, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड ना, दिस वैल्यू इज बी, दिस इज बी डिवाइड बाई एक्स नॉट। अगर आप दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, वाई नॉट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एक्स नॉट। आपके पास में क्या आएगा, वाई नॉट मल्टीप्लाई एक्स नॉट इज कॉन्स्टेंट। तो अगर ऐसा कहीं बनता है कि वाई मल्टीप्लाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, देन ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके पास में एक ही कर्व आपको दिखाई दे, दैट इज ऑप्शन 1, तो आप बोल देंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर बच्चों अगर अपने चलते हैं 8th प्रॉब्लम के अंदर, 8th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, S1 and S2 are two coherent source of sound located along x-axis separated by 4 lambda. Okay, the number of maxima located on the elliptical boundary will be। ऐसे इलिप्स बना दिया बच्चों आपके पास में ना, यहाँ पे ऐसे इलिप्स बना दिया, और यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, ये वाला आपके पास में S1 है और ये वाला ऐसे कुछ S2 है। इसकी जो सेपरेशन कितना है आपके पास में 4 लैम्डा है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है 4 लैम्डा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं तो ये भी कितना है आपके पास में 4 लैम्डा। इतना सही है। यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस देखेंगे तो सिमेट्रिक पोजीशन पे आपके पास में, तो यहाँ का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ का भी कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो अगर ये सिमेट्रिक नहीं बोला तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है यहाँ पे 4 लैम्डा, फिर यहाँ पे 4 लैम्डा, तो बीच में कहीं पे कितना आया होगा 3 लैम्डा आया होगा, यहाँ पे 2 लैम्डा आया होगा, बीच में 0 आया होगा, सॉरी लैम्डा आया होगा, फिर 0, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे सिमिलरली नीचे भी ऐसे मिल रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 7 नीचे हैं, 7 पॉइंट्स, 7 सिमिलरली यहाँ पे होंगे तो 14 हो गया, और ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे, टोटल 16 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें 9th प्रॉब्लम की, तो 9th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, 2 स्ट्रिंग वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर y1 एंड y2। अच्छा, एक का नाम y1 है, दूसरे वाले का y2 है। ठीक है, y1 y2 इज अहेड ऑफ y1 बाय पाई बाय 2। ओके, y1 की इक्वेशन आपको लिखी है, y1 की इक्वेशन लिख देता हूँ, y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और फिर आपसे बोला गया कि y2 इक्वेशन क्या होती है। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, आपके पास में दूसरे वाले का फिर इससे कितना ज्यादा है, पाई बाय 2 ज्यादा है, तो आप मेंशन कर दीजिए दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर बच्चों, अभी हम 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। आपको सवाल में बोला गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज 150 डिग्री इज एट टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास में वो कितना है 30 डिग्री है। अगर हम थीटा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर कितना हो ये पूछा गया है, और सवाल में गिवन क्या है, अगर आप 2 थीटा हीट देंगे तो ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ एस है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपके पास में है वो आपके पास में कुछ 240 एस हो गया ना। तो हमने हमें पता है अगर हम 2 थीटा हीट देंगे तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो 2 थीटा हीट देखते हैं ये किसके बराबर होगा। ये हो गया आपके पास में, इसका मास कुछ m मान लें, क्या m मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा m स्पेसिफिक हीट s, और ये बन जाएगा 150 माइनस 30। इतने टेम्परेचर चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, तो वो है 150 डिग्री। फिर अगर आप वहां तक पहुंच गए, अब आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि आप इसको मेल्ट कर सकें। 240 s मल्टीप्लाई m, ये हीट 2 थीटा के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास में कुछ डाटा मिल गया आपको, जिस ms कॉमन आ गया आपके पास में 120 और 240 दैट इज 360। ठीक, तो ये आपके पास में 2 थीटा है। तो थीटा की वैल्यू अगर आप देखें दैट इज ms मल्टीप्लाई 180, इतना आ गया आपके पास। क्लियर। अब आपको पता है कि यार इतनी हीट है आपके पास में, अब अगर आप इसको सिर्फ थीटा हीट दे देते तो 30 डिग्री से 150 डिग्री जाने में कितनी हीट चाहिए, वो चाहिए जैसे ms 120 डिग्री। अब हीट उससे जाना है तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होना शुरू हो, जब तक पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि जो आपके पास में फ्यूजन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो आप से मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा दैट इज 150 डिग्री। फिर बच्चों अगर आप 11th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया 2 स्ट्रिंग x एंड y ऑफ सितार प्रोड्यूस ए बीट ऑफ 4 हर्ट्ज।
ठीक, द टेंशन इन वाई इज स्लाइटली इंक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी टू बी रिकॉर्डेड 2 हर्ट्ज। तो सबसे पहले एक्स की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स वो गिवन है 300 हर्ट्ज, और ये कितनी बीट प्रोड्यूस करा, 4 बीट प्रोड्यूस करा। तो या तो वाई की फ्रीक्वेंसी होगी 304 या फिर होगी 296, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई, ये होगी आपके दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। अब इसमें क्या बोला गया, अगर हम टेंशन बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों होता है V/2L 4L, कुछ ऐसा रहता है आपके पास में, V/2L, यहाँ पे कुछ M है। अगर आप टेंशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अब आपको पता लगा कि अगर हम टेंशन बढ़ाते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो आप कौन से वाले केस में, अगर आप ये आंसर होता तो अगर आप टेंशन बढ़ाते तो ये फ्रीक्वेंसी 305 306 तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी, पर बीट फ्रीक्वेंसी घटी है, मतलब ये जवाब होगा, क्योंकि पहले 296 थी, अब टेंशन बढ़ाया कि शायद 298 होगी, तभी तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी बन गई, 298, और यहाँ पे 300, तो कितनी बन गई होगी बाद में, फिर अब 2 हर्ट्ज बन गई। ये तो सवाल बोला गया, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये वाला जवाब सही है, ये वाला जवाब गलत है। ऐसे सवाल हम क्लास में बहुत करते हैं, तो आई होप आपको उसकी क्लियरिटी मिल गई होगी। फिर बच्चों अगर आप 12th प्रॉब्लम में चले तो 12th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एसएचएम का सवाल है, ए पार्टिकल अटैच टू स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड a। ठीक है जी, यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना देते हैं, ठीक, मास m मान दिया, इसे कुछ कांस्टेंट कुछ a है, और ये यहाँ पे कुछ आपके पास में a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास में a। आपको बोला गया if another particle of same mass is placed over the initial block when then which of the following thing will remain constant if another block is placed at x is equal to a by root 2। बोल रहा है यहाँ पे जब ये ब्लॉक कहीं पे था x is equal to a by root 2 पे, तब इसके ऊपर एक और ब्लॉक को आपने रख दिया, एक और ब्लॉक को रख दिया, तब ये पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी, क्या क्या नहीं रहेगी, वो सब बातें कर रहा है। तो बच्चों इस बार सवाल बोल रहा है कि जब ये a by root 2 पे था, आपने एक और ब्लॉक रख दिया, अगर आपने एक और ब्लॉक रख दिया तो ओमेगा तो बदल जाएगा, बिकॉज इनिशियल ओमेगा कितना था आपके पास में, इनिशियल ओमेगा था √k/m, और फाइनल ओमेगा आप देखेंगे दैट विल बी √k/2m, बिकॉज मास कितना होगा 2m हो गया, तो ओमेगा आपके पास में चेंज हो गया, ऑब्वियसली जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आप लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आएंगे तो वेलोसिटी दिखाई देगा, जैसे ही आप रखेंगे वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डैश √a² - x²। तो यहाँ पे देखिए पहले जब सिर्फ एक ये वाला ब्लॉक था, उस वाले केस में जो आपके वेलोसिटी थी अब वो डिफरेंट होगी आपके, जैसे आपने वो ब्लॉक रखा, तो आपके पास ओमेगा डैश बदला हुआ दिखाई देगा, एम्पलीट्यूड बदला हुआ दिखाई देगा, एनर्जी तो सेम रहेगी नहीं, बिकॉज जैसे आप ब्लॉक रखेंगे आपके पास में तो कुछ एनर्जी का लॉस आपके पास हो जाएगा, लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वाले केस में अगर आप देखेंगे। तो आप बोलेंगे सर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास में सही नहीं है। बच्चों अभी हम 13th प्रॉब्लम में चलते हैं। 13th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए बॉल इज मूविंग इन द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, और एक फ्लैट प्लेन सरफेस से कोलाइड करता है, और आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी बनती है वो j में बनती है, ये आपके पास में इनिशियल है, और अगर आप फाइनल देखें दैट इज j कैप में बन गया आपके पास में। तो बच्चों ये बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो डायरेक्शन बोला तो मान लिया कुछ मैग्नीट्यूड के लिए इसमें m लगा दिया, इसमें कुछ n लगा दिया, तो अगर आप नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, इस फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन, ये है कि नॉर्मल की डायरेक्शन, इसको देखिए दिस विल बिकम nj कैप माइनस mi कैप माइनस mj कैप, ऐसा फंक्शन है। तो इसके n और m के लिए कुछ भी हो सकती है आपके पास में, तो ये बोल रहा है कि क्या क्या हो सकता है, ये ऑप्शन बोल रहा है कि i कैप प्लस k कैप, k कैप की टर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। दूसरे बोल रहा है कि i कैप प्लस mj कैप, हाँ ये हो सकता है, बाकी तीनों हो सकते हैं पर फर्स्ट नहीं हो सकता, बिकॉज k कैप का टर्म तो कहीं है ही नहीं ना आपके पास है, वो संभव नहीं है। फिर बच्चों अगर हम बात करें 14th प्रॉब्लम की, तो 14th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इनिशियल द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, मतलब अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था तो यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे एक ये रस्सी, और यहाँ पे ऐसे m मास का ब्लॉक, और इसका भी मास कितना है आपके पास में m, तो इसमें टेंशन 0 है, क्यों टेंशन 0 है, बिकॉज स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था। तो एक्सेलेरेशन वगैरह सब पूछा गया, तो इसमें टेंशन तो हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि इस वाले केस में दोनों में टेंशन डिफरेंट आता है, इसमें टेंशन कुछ t बोल दिया। अब इसका FBD लिख लेते हैं थोड़ा, तो इसका अगर हम FBD बनाए तो ऐसा बन गया आपके पास में
आप इस पूरे सेटअप को एक साथ मान लीजिए, ये एक साथ ऐसे नीचे जा रहा है आपके पास में, इस पूरे सेटअप एक साथ एमबीडी बना दूं मैं, तो आप क्या लिखेंगे, इस टोटल का मास 2m आ गया, ऊपर की तरफ t लग रहा है 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। ये होगी ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, सही। फिर अगर आप सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क की, तो इसके सेंटर के अबाउट लिखिए टी मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा आ गया आपके पास में ए बाई आर। फिर यहाँ पे ये पूरी टर्म साफ होगी, तो टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2mg और ये बन गया ma बाई 2ma प्लस ma बाई 2 कितना गया 5ma बाई 2। तो इसने इसको मार दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 405। ठीक है, जो आपको गिवन था स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, उससे पता लग गया इस साइड टाइम रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, दूसरी तरफ हो सकती है। फिर बच्चों अगर आप 15 प्रॉब्लम की बात करें तो आपको वीटी कर्व गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व गिवन है ऐसे। इस पॉइंट का नाम 1 हो गया। तो आपको बोला गया ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैं सोचा इसकी इक्वेशन लिखी। इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। सी कैसा आएगा आपके पास में, नेगेटिव आएगा, माइनस कुछ सी लिख दिया आपने, और सी पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि जब टी की वैल्यू 0 पुट करें तो V की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने लिखा PV इज इक्वल टू nRT। तो हम अगर प्रेशर को देखें तो प्रेशर क्या बन गया, प्रेशर बन गया nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो गया mt माइनस सी। अगर आप टेम्परेचर को नीचे लेके जाएं तो ये ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। तो देखिए प्रोसेस ऐसा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पास में, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वाली टर्म पूरी क्या होगी, घटेगी। ये वाली टर्म घटेगी तो ये टर्म बढ़ेगी। ये टर्म बढ़ेगी तो ये प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तब क्या बढ़ेगा, प्रेशर विल डिक्रीज। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों अगर हम चले 16th प्रॉब्लम के अंदर, तो 16th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट मास m स्टॉप्स आफ्टर कोलाइडिंग with rod of mass m and length l, find the mass of the point mass if there is no loss of energy। आपको सवाल में ये बोला गया, यहाँ पे ऐसे एक रोड है और इस रोड का मास कुछ m है और यहाँ पे एक ऐसे बोल है आपके पास में, ये I है, इसके लेंथ वगैरह कुछ l गिवन है आपको। ठीक, कहीं कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा, वो सब बातें बोल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी एसिडिटी कुछ यहाँ पे v मान ली, मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा आपके पास में। एक तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, इसका मास कुछ स्मॉल m मान लीजिए ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आया तो क्या लिखें, दैट इज स्मॉल m vl इज इक्वल टू आई ओमेगा ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। एक आपने ये लिख दिया एक्सप्रेशन। ठीक, सेकंड हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई कितना हुआ एम एल स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक काम करें, दोनों को डिवाइड मार देते हैं। दोनों को डिवाइड मारेंगे तो ऊपर बन गया एल 2l डिवाइड बाई वी, इसको इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड मारेंगे दिस विल बिकम 2 डिवाइड बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी की, ओमेगा की वैल्यू होगी v बाई एल। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए उठा के, ओमेगा की जब v बाई एल, यहाँ जो स्मॉल m मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल M बाई 3। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों अगर हम 17th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला 32 ग्राम ऑफ O2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास में, 1 आ गए। और टेम्परेचर गिवन है आपको, टेम्परेचर 273 और यहाँ पे 127 आ गया, तो 400 केल्विन आ गया ना टेम्परेचर। तो बल्क मॉडुलस आपको बोला गया, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। तो बल्क मॉडुलस कितना है, तो बीटा को आप क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी, ऐसा आता है एक्सप्रेशन आपके पास में। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बने, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दिया मान लीजिए हमने। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते कितना है, थोड़ा देखें क्या, इसको डीपी लिखा आपने तो ये क्या बन गया v प्लस इसको किया दैट इज v dp इज इक्वल टू बन गया nr dt। अच्छा इसने क्या बोल दिया, आइसोथर्मल पूछ लिया ना, द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो यह टर्म तो आपके पास में 0 होगी, ये टर्म 0 होगी। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं दैट इज dp डिवाइड बाय दिस इज बिकम dv ना dvp, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ p के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास में dv डिवाइड बाय v इज इक्वल टू माइनस p, ये माइनस यहाँ पे आ जाए तो प्रेशर के बराबर आ जाएगा।
ऐसा प्रेशर की बात, तो प्रेशर की जो वैल्यू वही आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो बन गया n की वैल्यू 1, r की वैल्यू में गिवन है क्या, r की टर्म में निकालना है, ये होगा 400 डिवाइडेड वॉल्यूम आ गया 1, तो प्रेशर कितना है 400 r, और यही क्या हो गया पर मीटर हो गया। तो बोलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगर आप 18th प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 18th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद स्पीड 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे स्टेशनरी सोर्स है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय 5 से। ठीक, बिफोर पासिंग द सोर्स बात है वो तो इस वाले रीजन की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा लेमडा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लेमडा सोर्स पे डिपेंड करती है, अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा होगा तो लेमडा चेंज नहीं होगा, तो लेमडा पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा वो देख लेते हैं, दैट इज एफ एप्रेंट अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पास आ रहा है तो ये लिख दिया, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे सोर्स का आना था पर सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो ये कुछ ऐसा बन गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास 6/5 एफ नॉट, ये बन गया एफ एप्रेंट। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास में। तो कितना परसेंट से इंक्रीज होगी, तो पहले थी आपके पास में एफ नॉट, तो कितना बन गई, तो एफ नॉट माइनस कर दीजिए डिवाइड बाय एफ नॉट कर दीजिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालें 20%, तो आप बोलेंगे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों अगर आप 19th प्रॉब्लम की बात करें तो 19th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्वेटेड ट्रायंगल है, ऐसे इक्वेटेड ट्रायंगल बना दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और इसकी साइड लेंथ ऐसे कुछ एल मान लीजिए इक्वेटेड ट्रायंगल की। इस वाले पॉइंट के वो टॉपर का बना स्लिपिंग हो नहीं रही है, तो mg कहाँ पे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg, और सॉरी हाँ एक आपके पास में mg cos थीटा लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है आपके पास में mg sin थीटा। ठीक, अच्छा ये डिस्टेंस, अब हम थोड़ा डिस्टेंसेस के बारे में आइडिया देते हैं। तो ये तो हो गया a/2, a/2 हो गया, बिल्कुल जो मीडियन है आपके पास में, जो मिड होगा, जियोमेट्रिक जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे a/2 दूरी पे होगा। और इससे अगर आप चेक करेंगे तो कैसे निकालेंगे ये वाली दूरी, इस वाली दूरी की अगर आप बात करेंगे तो टॉक हम लिख रहे हैं, तो मैंने लिखा mg cos थीटा मल्टीप्लाई a/2, इस वाले टॉक के बाद दैट इज mg sin थीटा मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कुछ h बोल दीजिए। अब ये h कैसे निकालेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा आएगा आपके पास में a, ये 60 हो गया तो a cos 60 ना, a sin 60 a√3/2, और ये वाला पॉइंट इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, तो नीचे आएगा 1 डिवाइड बाई 3 1:2 में ना, तो कितना बन गया a डिवाइड बाई 2√3, a डिवाइड बाई 2√3, h की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। mg से mg साफ हो गया। वैल्यू किसकी पूछ रहा है ये, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस a ने इसको मार दिया, इस 2 ने इसको मार दिया, तो आपके पास में गया tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो मिनिमम हमें 60 डिग्री का एंगल चाहिए तभी वो टॉपल करेगा, नहीं तो वो टॉपल करेगा नहीं। तो अगर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। बच्चों फिर अगर हम 20th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया कि x का जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है sin π/60, ऐसा एक्सप्रेशन है, और y को अगर आप देखेंगे तो कितना है sin π/2t, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको बोला गया कि पार्टिकल का पाथ कैसा दिखाई देगा, y और x के अंदर हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको कैसे करें सॉल्व। तो हम एक काम करते हैं, हमें मतलब इसकी इक्वेशन देखिए, जब आपको पाथ की इक्वेशन लिखना हो तो आपको टी को एलिमेंट करना है, तो आप कैसे भी करके टी को एलिमेंट कर दीजिए। तो हम क्या लिखते हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि दिस इज साइन पी बोल देता हूँ मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3p, ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं इसको, ये साइन 3p 3 टाइम्स है। और अगर आप साइन 3 थीटा का फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3p का, तो कितना आएगा आपके पास, 3 साइन थीटा साइन p माइनस 4 साइन, ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो बन गया y, ये हो गया 3 साइन पी क्या लिख दिया x, यहाँ बन गया -4x, तो ऐसा फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा ग्राफ आपके पास में यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट ग्राफ आपके पास में यहाँ पे मैच कर जाएगा इससे। ये जो कर पाएंगे ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप सब निकाल पाएंगे इसकी, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 21 में क्या बोला गया, स्फेरिकल
small bubble of radius r is in fluid of density s and viscosity कुछ आप मान लीजिए ईटा, the terminal velocity of bubble is proportional to। तो आपको यार ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो एक ऐसे mg लगता है, ऊपर की तरफ ऐसे कुछ बायेंट फोर्स लगता है और ऊपर की तरफ ऐसे विस्कस फोर्स लगता है, और जब ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं तब आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी आती है। तो mg कितना आ गया, mg आ गया 4/3 पाई r क्यूब रो जी, ठीक। बायेंट फोर्स कितना आ गया, सिग्मा बोल दीजिए इसका, मास को सिग्मा। बायेंट फोर्स कितना आ गया आपके पास, बायेंट फोर्स आ गया दैट इज 4/3 पाई r क्यूब रो जी, ये लिक्विड की डेंसिटी हो गया आपके पास। और इसको अगर आप देखेंगे दैट इज 6 पाई ईटा r। अब बच्चों में टर्मिनल वेलोसिटी इसको vt बोलते हैं। अब आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, vt किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे स्क्वायर बन गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो vt प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास में r स्क्वायर के। तो आप बोलेंगे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर अगर हम बात करें 22nd प्रॉब्लम में, तो बोला गया कि f की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि सिस्टम मूव कर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका FBD बना दीजिए, यहाँ पे से 5 kg है, इसके नीचे 10 kg, ये 5 kg हो गया, ये यहाँ पे 10 kg हो गया, यहाँ पे ऐसे पुली और यहाँ पे ऐसे एक पुली, ठीक है। ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ F4 से खींच रहे हैं, वही थोड़ा FBD बना देते हैं। 10 kg पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक आपके पास इस तरफ F4 लग रहा है, ठीक है, और पीछे तरफ फ्रिक्शन लग रहा है जैसे म्यू 15g लिमिटिंग केस की अगर आप बात करेंगे, और एक आपके पास में यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, सॉरी एक आपके पास में यहाँ पे टेंशन लग रहा है, एक टेंशन लगा दीजिए T, और एक इसकी भी मान लीजिए इसका भी लिमिटिंग केस चल रहा है फ्रिक्शन, तो इसका भी रिएक्शन लग रहा है दैट इज म्यू 5g, ठीक। तो आपने इक्वेशन लिख दी लिमिटिंग केस के हिसाब से, दैट इज F इज इक्वल टू 20 म्यू g प्लस टेंशन। फिर अगर आप इस 5 kg वाले पे देखेंगे, ये तो हो गया 10 kg का ना, अगर आप 5 kg वाले पे देखेंगे इस तरफ कितना 2t लग रहा है ना, इस तरफ इसमें टेंशन T है, ये भी T तो ये भी T, और यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज म्यू 5g, तो 2t की वैल्यू आपके पास में म्यू 5g हो गया, तो t की वैल्यू कितनी है, दैट इज म्यू 5g डिवाइड बाय 2, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दी तो f कितना आ गया, f आ गया आपके पास में 20 प्लस 5/2 म्यू g, तो कितना आ गया 45/2, 45/2 म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.2/10 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 आ गया, क्लियर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास 45 न्यूटन, 45 न्यूटन। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। बच्चों अगर हम 23rd प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला कि यहाँ पे ऐसे एक दीवार है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और ये कुछ ऐसे x दूरी के ऊपर है ना, और इसकी जो रेंज है आपके पास में पार्टिकल की वो बोलते हैं कुछ r थी आपके पास में, ठीक है। तो अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया तो ये वाली वेलोसिटी कुछ ux मान लीजिए और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ t मान लीजिए, तो आपको पता है ux मल्टीप्लाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट शुड बी इज इक्वल टू r, ठीक। फ्लाइट करते ux स्पीड से वापस आएगा तो हम क्या बोलते हैं ux स्पीड से वापस आया और कितना टाइम बचा, टोटल टाइम था आपके पास में t और उसमें से कितना यूज हो गया दैट इज x डिवाइड बाय ux टाइम आपके पास में यूज हो गया, फाइन। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए आपके पास में x के बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ से हमें इस e की वैल्यू चाहिए, तो e की वैल्यू कैसे निकाल देखिए, t की वैल्यू पुट कर दें दैट इज r बाय ux, तो ये मैंने लिख दिया e ux, यहाँ पे लिख दिया r बाय ux माइनस x बाय ux इज इक्वल टू x, तो ये ux साफ हो गया, तो e की वैल्यू आ गई आपके पास e इज इक्वल टू x डिवाइड बाय r माइनस x डिवाइड बाय r में से थर्ड ऑप्शन आपके पास से मैच कर गया। फिर बच्चों अगर आप 24th प्रॉब्लम में अगर आप चाहेंगे तो आपको बोला गया ए बॉब ऑफ मास m इज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग ऑफ रेडियस r, a पॉइंट से रिलीज किया गया, तो इसको आपने यहाँ पे ऐसे a पॉइंट पे रिलीज किया, तो यहाँ से आपने रिलीज किया, फिर बोला गया यहाँ पे ऐसे कुछ 45 डिग्री तक जाता है, 45, तो यहाँ तक 45 तक पहुँचा के एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो अगर आप देखें तो वर्डन बाय ग्रेविटी कितना है mg, ये वाला कितना होगा 45 ना,
mgr/√2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी आ गई √2gr, ये वेलोसिटी आ गई, ऐसा वेलोसिटी आ गया ना। तो जब ये इस वाले पॉइंट पे था तो ये वेलोसिटी दैट इज √2gr। अब ये क्या बोला गया कि मैक्सिमम हाइट कितना लेगा, ये इससे ऐसे बात करनी। तो आप प्रोजेक्टेड मोशन की तरह ट्रीट कर लीजिए। आपको पता है कि स्पीड कितनी है, कुछ u है, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये हाइट आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख हाइट का फॉर्मूला दैट इज u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ऐसे लिख दिया। तो u की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज √2gr sin स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास में 1/2, ठीक, डिवाइड बाई 2g आपने कर दिया। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इस g ने इसको मार दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, दैट इज 1/2√2r, ये रेडियस होगी 1/2 ये हाइट आ गई इतनी। और टोटल हाइट अगर आप देखेंगे ग्राउंड से तो वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास में ये कितनी थी आपके पास में यहाँ तक, दिस इज r माइनस r/√2 और यहाँ पे प्लस कर दिस r/2√2, पूरे का एलसीएम ले लीजिए, 2√2 एलसीएम आ गया 2√2 माइनस 2 प्लस 1 r। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है बच्चों, 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2r, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है आपके पास में। तो देखिए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, दिस इज 1 माइनस 1/2√2। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। फिर बच्चों अगर आप इसके लास्ट प्रॉब्लम में चलें, प्रॉब्लम नंबर 25, तो 25 में क्या बोल रहा है, जो बारिश हो रही है वो कुछ ऐसा हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे कहते हैं 25 को। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बन रही है ये बन गया आपके पास में 5t cos 53 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे बन गया 5t sin 53 डिग्री। ये मैंने जो बारिश हो रही थी उसकी वेलोसिटी कंफर्ट ब्रेक कर रही है। और आपको पता है एक बंदा मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, अगर ये पर्सन यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी देखें तो उल्टा करके जोड़ देंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दिखाई दी दैट इज 5t sin 53। sin 53 कितना होता है आपके पास में, sin 53 इज 4/5, तो बन गया 40 माइनस 3, और ये वाला देखेंगे दैट इज 5t cos 53, cos 53 कितना होगा 3/5, दिस इज बिकम 3t। तो ये बोल रहा है कि इसको अपीयर क्या होना चाहिए कि रेन वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका ऐसा रहना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, वर्टिकल से तो ये एंगल होगा ना। तो अगर आप देखेंगे 1037 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 1037 की वैल्यू देखते हैं। 1037 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दिस बिकम 3/4, 3/4 इज इक्वल टू 40 माइनस 3 डिवाइड बाई 3t, कितना आ गया 90, 16t माइनस 12, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू 70। तो t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू 12/7, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये पेपर खत्म होता है। पेपर सिंपल था, टफ नहीं था, बेसिक सवाल थे। अगर आपने हर एक चैप्टर के बेसिक क्लियर किए होते तो सवाल पेपर आपसे सोल्व हो जाता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।